Welcome to शिक्षक IAS JKS वेंचर ऑफ विंग्स एक उड़ान को फाउंडर एंड होपफुली आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसमें एक कंप्लीट सीरीज मैंने बनाई और आप लोगों ने होपफुली वो वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो एक बार आप मेरी पिछले जितने भी लेक्चर हैं उनको देख लीजिएगा। और ये कोर्स जो है वो बेसिकली हम प्रीलिम एग्जाम के लिए लेके चल रहे हैं और मेरी कोशिश है कि बहुत जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट भी कर लेंगे, बोथ एंशिएंट एंड मिडाइवल, एंड देन विल गो फॉर मॉडर्न हिस्ट्री एज वेल. Basically, the main purpose behind for these special classes or free classes is to just to understand what actually the basic need for the UPSC exam and how to understand like the core part of the particular subject. हिस्ट्री के अंदर किस तरीके से प्री के क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हम मेंस के लिए तो पढ़ लेते हैं लेकिन प्री का क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाता है। नाउ आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू बी वेरी कंसाइज किस तरीके से चीजें होती थी, और कभी कभी हम मेंस के लिए जब पढ़ रहे होते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम मिस कर देते हैं। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, और ये कंप्लीट मैं करूंगा दो पार्ट में। आज जो चैप्टर है वो है वैदिक एज, और a Vedic age has been divided into two parts, the early Vedic period and the later Vedic period। और मैं early Vedic period की बात करूंगा, मेजर पार्ट जो हैं वो हम कंप्लीट करने करेंगे। इनकी इकोनॉमी की बात करेंगे, रिलीजन की बात करेंगे, सोशल पॉलिटिकल सारी बात करेंगे। बट बिफोर आई शुड स्टार्ट, दिस इज अबाउट मी। माय नेम इज सुहेल तुर्की। आई एम टीचिंग हिस्ट्री GS as an optional in Indian society, having experience of 9 years and being as a top educator on a different platform. And this is one of the great news for all of you जो बच्चे for preparing for the UPSC civil service examination for the upcoming year 2022 and 2023. The 1 year batch is going to be start on the 15th of June, and this entire course will remain learn live as well as recorded, and you are going to be part of the top educator. There will be a complete syllabus coverage for pre-com mains, and there will be a live classes. NCERT prelim test series will be a free for all of you. So do register yourself today by calling on 9541942391. Remember one thing, इस पूरे जो classes हैं going to start from the 15, और ये classes मैं ही start करने जा रहा हूँ। आपकी बाकी की फैकल्टी भी आपके साथ जुड़ेगी या नहीं, होपफुली आप लोग बहुत एंजॉय करने जा रहे हैं। टॉप मोस्ट फैकल्टी आपके साथ रहेगी और जिनका काफी सारा एक्सपीरियंस है हर एक सब्जेक्ट मैटर में। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इस बैच को ज्वाइन कर लिया, ट्रस्ट मी, मेरा खुद पर्सनली मैं आपके साथ रहूंगा। देयर विल बी ए 1-to-1 इंटरेक्शन आपके साथ होगी जहां पे आप लोग हमारे साथ डायरेक्टली मिल सकते हैं। आपकी प्रीलिम्स के एग्जाम हो, टेस्ट सीरीज हो या फिर मेंस, जो आपको ऑन टाइम उसके बारे में बताया जाएगा कि कहाँ पे आपने गलती की है। आंसर राइटिंग आपके साथ होगी। सो बहुत कुछ इस बैच में है, सो होपफुली आप लोग ज्वाइन भी करेंगे। आज हम बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 है हमारा। टॉपिक रहेगा वैदिक एज, प्रीलिम राउंड 2022। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि जब हम वैदिक एज को पढ़ते हैं, इसका इंट्रोडक्शन इस तरीके से आता है कि बड़ा सिंपल सा याद रखना है, बड़ा डिफिकल्ट टाइप आप नहीं बना पाएंगे। दैट इंटायर वैदिक एज इज ऑल डिपेंडेड अपॉन द वेदास, हम सब जानते हैं। और वैदिक टेक्स्ट जो है हमारे पास बीन डिवाइडेड इनटू ए ट्रू ब्रॉडर कैटेगरीज के अंदर जो है इनको डिफाइन किया गया है। और एक है अर्ली वैदिक पीरियड और एक है लेटर वैदिक पीरियड। सो अर्ली वैदिक पीरियड में हमारा जो, हम इसको काफी अलग नामों से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऋग्वेदा पीरियड, जो कि उस समय की सबसे पुरानी बुक मानी जाती है। बहुत सारी चीजें इसमें हमें पता चलती हैं। और फिर लेटर वैदिक पीरियड में हमारे पास 3 वेदास और इंक्लूड हुई, ये लेटर वैदिक पीरियड बना। लेकिन द अर्ली, अब जब बात करता हूँ मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो अक्सर हमने क्वेश्चन देखा है कि सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज बिटवीन दिस टू पीरियड, जो ये पर्टिकुलर पीरियड रहा है, इसमें क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज है, किस तरीके की पॉलिटिकल स्टैंडर्ड हुआ करते थे। प्री का क्वेश्चन बनने का भी जो बनेगा बेटा वो यही बनेगा कि अर्ली वैदिक पीरियड में इसको क्या कहा जाता था। टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सो होपफुली जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ें तो पहले 2 पार्टों में इसको डिवाइड कर लें। सिंपल याद रखने की जरूरत है, टाइम पीरियड आपके पास है। और मैं टाइम पीरियड पे ज्यादा बात भी इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि हम वैरी भी कर जाते हैं। और जब आप आंसर राइटिंग लिखें तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट इस तरीके से होगा। आइए जरा थोड़ा सा इन डिटेल बात कर लें। अर्ली वैदिक पीरियड और ऋग वैदिक पीरियड भी कह सकते हैं, 1500 to 1000 BC। हमारे पास जो बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस पीरियड की है, एक तो आप ये कह सकते हैं कि सर फर्स्ट पहली चीज,
आप ये नहीं कह सकते कि सर जो कुछ मिला वो वेदास से मिला। अक्सर बच्चों से जब भी बात की जाती है वो हम लोगों को ये कहते हैं कि सर बेसिकली दिस पीरियड इज ऑल अबाउट द वेदास, दिस पीरियड इज ऑल अबाउट द ऋग वेदा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट we do have some archaeological evidences as well. So it clearly shows that if you are discussing something related to Vedic period or Vedic period, so we do have authenticity as well. Like one, we have a book, and apart from that, we have archaeological evidences. अगर आपको याद होगा मेंस में एक सवाल ऑलरेडी बना हुआ है कि इंडिया की हिस्ट्री को अगर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक किसी चीज ने बनाया, वो लिटरेचर सोर्सेज ने नहीं बनाया, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ने बनाया, जो कि सच भी है। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में भी बात की थी। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वी डू हैव अ नंबर ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बट द मेजर, द इंपॉर्टेंट, द ऑथेंटिक वन इज नॉन अदर देन दैट इज द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। एंड व्हाई, इसका आंसर आपको बताना पड़ेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके नीचे कमेंट बॉक्स में बच्चों ने लिखा भी था। आज आपके पास एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो बन के मैं छोड़ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप उसके नीचे लिखेंगे, as far as the archaeological evidences is concerned, कितने टाइप के एविडेंसेस हमारे होते हैं, यानी इसके टाइप्स बता दीजिए। सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आपने कभी पढ़ा होगा। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो बोल देते हैं हम लोग, इसके टाइप्स कितने हैं वो जरूर इस कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों को लिखना, और खुशी होती है कि आप लोगों को इतनी डेप्थ नॉलेज पता है। उसके बाद आपके पास जो सबसे बड़ी चीज थी, दैट इज द ऋग्वेदा। ये पूरा इंटायर पीरियड जो है वो ऋग्वेदा के इर्द गिर्द ही घूमेगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो इसी बुक के थ्रू हुआ। एक हम ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए गए थे फॉर दिस पीरियड, द इंटायर पीरियड ऑफ दिस remains under the guidance, under the banner of Rigveda. It is an important source, we all know that. It contains a lot of information about their political, it contains a lot of information about their economic perspective, their religious perspective as well. So सबसे important चीज है, जब आपके पास बुक है तो आप उस बुक को डिफाइन, और आज के जो हिस्टोरियंस हैं वो इस बुक का यूज भी करते हैं, और वो ही चीजें लिखी जाती हैं जो ऋग्वेदा के अंदर दी हुई हैं। ऋग्वेदा के अंदर बहुत सारी चीजें अगर आप देखेंगे, अब ये पॉइंट हमारा प्री का क्वेश्चन बनेगा बेटा, उम्मीद है कि इससे पहले आपने मेंस में पढ़ा होगा। ऋग्वेदा के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी कॉमन है। एक बुक है बेसिकली, दैट बुक इज नोन एज अवेस्ता, which is the oldest text in the Iranian language. So when we are going to, हो सकता है maybe UPSC will compare the Rig Veda with other literature or other source of information. That book contain a same oldest, same common up word, इस word के साथ भी मिलते हैं। So hopefully pre का question बनेगा, उम्मीद करता हूं कि आप इसको याद भी रखेंगे। Let's talk about their geographical extension. जब भी हम किसी के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले पूछा जाता है कि बताइए जियोग्राफिकल। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाया, मैंने हमेशा कहा सारे पर्सपेक्टिव वो देखिए, लेफ्ट क्या हो रहा था, राइट क्या है, फ्रंट में क्या हो रहा है, बैक में क्या हो रहा है। इस पार्ट में भी जो हमारा फर्स्ट पार्ट बनता है, दैट इज लेट्स टॉक अबाउट देयर जियोग्राफिकल एक्सटेंशन। इतनी चीज अगर आप याद रख ले तो अर्ली आर्यन जो है वो सेटल होते हैं ईस्टर्न अफगानिस्तान, मॉडर्न पाकिस्तान, पंजाब एंड पार्ट ऑफ द वेस्टर्न यूपी। ये अक्सर बच्चा जो है ना, ये हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये बनती है लोकेशन की बात। अब ये है जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव, बट हिस्ट्री में पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कहेंगे कि सर लोकेशन या जियोग्राफिकल जो पैटर्न होता है वो तो जियो में पूछना चाहिए, लेकिन ऐसे सवाल ऑलरेडी बन चुके हैं। मैं तभी बच्चों को बोलता हूं आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, ये स्टोरीज नहीं याद रखनी है, ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, कंसाइज होनी चाहिए, एथेंटिक होनी चाहिए, जिससे आपका प्री का क्वेश्चन निकल जाए। The whole region in which the Aryan first settled in India is called the land of the seven river, or we call it as a Sapta Sindhava, which is known as the Indus and the five tributaries and the Saraswati. यहाँ पे जहां पे ये रहते थे बेसिकली, इस जगह के अंदर, इस जगह को हमने सप्ता कहा। यहाँ पे 7 नदियां जो है वो बहती थी। अब बेसिकली मुझे जो चीज आप लोगों से चाहिए, काइंडली डू मेंशन, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा ये कौन सी नदियां थी। और आज याद रखिएगा जब इस तरीके का, तो एक जियो का क्वेश्चन यहाँ पे आपके जियो में पूछा जा सकता है। इन नदियों की ट्रिब्यूटरीज जो है बेसिकली कौन सी कहाँ पे मिलती है। सो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और मैं चाहूंगा कि जिस नंबर को मैंने आपसे शेयर किया है, अगर आप चाहते हैं कि सुहेल तुर्की सर के साथ जुड़ना है या कोई भी आपका सवाल है, डू कॉल ऑन दिस नंबर, आई विल बी देयर।
आपको कॉल करके बोलना है कि सुहेल सर से बात करनी है, जो भी आपको मेरे से मदद चाहिए वो आपको मिल जाएगी। आइए जरा इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बात करते हैं। अब इस देखिए, मैं कभी बड़ा कहता हूं कि किस तरीके से हम पैटर्न क्या होता है पढ़ने का। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए, सबसे पहले जो इनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था बहुत ही सिस्टमैटिक था, वेल ऑर्गेनाइज था। एक होता है ट्राइब। आज भी इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग ट्राइब रहते हैं, और हम सब जानते हैं, अभी आई होप एक क्वेश्चन फिर से बन रहा है मेरे दिमाग में, ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल्स के बारे में हमने बहुत पढ़ा है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मूवमेंट स्टार्ट की है, उस मूवमेंट का नाम है ट्राइबल आउटरीच मूवमेंट। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये ट्राइबल आउटरीच मूवमेंट क्या है, इसका क्या रीजन है, ट्राइब को क्या फायदा मिलेगा इससे, ये बताइएगा जरूर। तो पहले भी आर्यन के समय में, यानी कि ऋग्वेदिक काल के अंदर ट्राइब रहते थे, और ट्राइब्स का जो हेड होता था, द ट्राइब इज इक्वल टू जाना एंड अ किंग। जाना या आप और किंग जो है वो उसका हेड रहता था, यानी उसको हम कहते हैं राजन। राजन वॉज द लीडर इन द बैटल एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब। राजन को इसलिए बनाया जाता था कि आप हेड रहिए, आपको हमें बचाना है, वहां के लोगों को बचाना है। ये लीडर रहेगा, लीडर इन बैटल एंड प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब, और बाकी के जो लोग हैं वो दूसरा काम करेंगे। तो राजन को बदले में जो मिलेगा वो सर्विसेज मिलेंगी, यानी कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, कोई कैटल का रेयरिंग, तो इस लीडर का काम क्या रहेगा, इन लोगों की प्रोटेक्शन करना, डिफेंड करना इनको, ताकि बाकी के लोग मेंटली पूरी तरीके से अपने काम पे फोकस कर पाए। तो सेम आप ये कह सकते हैं जैसे आज होता है, हमारे पॉलिटिशियन या हमारे जो बाकी के डिफेंस है वो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, हम काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर हम टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स जो है वो उनकी जो सैलरी है वो पे की जाती है। दिस इज हाउ इट एक्चुअली it seems to be very systematic, and even it is going on in India as well. His office was not an hereditary. ये सवाल यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा था, यानी ये जो पोजीशन होती है इसमें ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा जो है वो फिर किंग बनेगा, उसके बाद वो प्रोटेक्टर बनेगा, नहीं भाई, ये कभी भी किसी को भी दी जा सकती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड वाज सिलेक्टेड अमंग द क्लान, क्लान से ही एक आदमी को चुना जाता था। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ, ये बड़ी अच्छी चीज लगी, इसका मतलब है सर कि ये सिस्टम अच्छा है। नहीं तो हम क्या देखते हैं कि अभी जो सिस्टम चल रहा है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, तो एक वो मोनार्की सिस्टम का कंसेप्ट हमें यहाँ पे उस टाइप से देखने को नहीं मिला। बट The Rajan was not an absolute monarch। बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि अगले साल भी वही बनेगा, चेंज कर दिया जाएगा। और यही चीज आज भी एब्सोल्यूट मोनार्क में होता है कि वो पॉलिटिकली भी हेड रहेगा, जुडिशरी पावर भी उसके पास, एग्जीक्यूटिव पावर भी उसी के पास, यानी कि जो कुछ भी होगा, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, वो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट नहीं होगी। एंड विल बी अ रिस्पॉन्सिबल, वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द काउंसिल लाइक सभा। ये रिस्पॉन्सिबल है, इसको जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, किस तरीके से। जैसे आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आपकी सभा होती है, काउंसिल्स होते हैं, आपकी समितिज जो हैं, गाना है, विधाता है, ये सारे लोगों को आपने जवाब देना है। आपने कहां पे अच्छा किया, कहां पे काम खराब किया, आपको एडवाइस करने के लिए लोग रहेंगे, आपको खुले हाथ नहीं दे दिए गए। सो दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द ऋग्वेदा। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट इंडिया वाज मच सिविलाइज्ड before the British came in India. What James Mill, which is written in the class 8 at the chapter number 1, what he said like that India was uncivilized before British arrived in India, which is irrelevant because इस पार्ट से ये पता चलता है कि इंडिया एक वेल पॉलिटिकली अवेयर कंट्री थी, जहां पे इस तरीके की बातें होती थी कि आप रिस्पॉन्सिबल। ये बात जरा प्री का क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हेरिडिटी के ऊपर बन सकता है। अगला पॉइंट अगर आप देखेंगे, यहां पे एक चीज बड़ी अच्छी दिख रही है, वो ये है that the women only can attend the गाना in विधाता। ये सिर्फ विमेन के लिए होगा। The basic social unit was कुल्ला, कुल्ला कहा जाता है फैमिली को। अब ये पॉइंट चेंज होगा, कंपैरिजन बिटवीन द अर्ली वैदिक पीरियड एंड द लेटर। अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि अर्ली वैदिक पीरियड में इसको कुल्ला कहा जाता था, तो लेटर वैदिक पीरियड में इसको क्या बोला जाता था? कुल्ला मीन्स फैमिली, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड हेड कॉल्ड कुलप्पा, यानी फैमिली का जो हेड होगा उसको कुलप्पा कहा जाएगा। किंग जो है वो असिस्टेड बाय द
पुरोहित यानी कि इंपॉर्टेंट होते थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीस्ट टाइप के आप ये कह सकते हैं जो उसको असिस्ट करते हैं। एंड हेड ऑफ आर्मी वाज कॉल्ड सेनानी विच इज द सेकंड इंपॉर्टेंट पोस्ट। ये पहली पोस्ट है जिसमें एडवाइजर होगा, सेकंड पोस्ट इंपॉर्टेंट होती थी सेनानी जो कि मिलिट्री की होती थी। नो रेगुलर आर्मी, क्योंकि आपके पास कंटिन्यू पैसा नहीं है तो आप मेंटेन नहीं करते हैं, आपको उसी समय जरूरत पड़ेगी जब आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। सो इस बात से भी ये समझ में आता है कि ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड वहां पे कुछ इतने ज्यादा खतरे नहीं थे कि डर था कि कोई अटैक कर देगा, इसलिए रेगुलर आर्मी नहीं रखी जाती थी। एंड दे कॉल देमसेल्फ एज आर्यन। आर्यन आर्मी वाज एडवांस्ड इन यूजिंग चैरिट्स एंड ड्रिवन बाय द हॉर्स। बहुत अच्छी खासी, जिसको रथ कहा जाता है, घोड़े की एक बहुत अच्छी खासी उस समय इस्तेमाल किया गया, जो कि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिला। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर एक बहुत अच्छी वेल सिविलाइज सोसाइटी थी। देयर वाज नो रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम, और रेगुलर रेवेन्यू नहीं था, तो यही शायद रीजन हो सकता है कि उन्होंने आर्मी कंटिन्यू नहीं रखी। मेंटेन बाय देयर ट्रिब्यूट्स कॉल्ड बाली एंड असिस्ट वन इन द बैटल। जो कुछ भी मिलता था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। अब ये पॉइंट पूछा जाएगा, प्री का क्वेश्चन होगा, तो होपफुली आर्मी को एडवांस, आर्मी को रेगुलर रखा जाता था या नहीं, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उम्मीद है कि आप इस पे ध्यान भी देंगे। आइए बात करते हैं इनकी सोशल लाइफ के बारे में। एक अच्छी खासी लाइफ है, क्योंकि पहले ही बता चुका हूं फैमिली जो है वो कुल्ला है और हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कुल्लप्पा। फैमिली वाज अ बेसिक यूनिट जो आज हमें देखने को नहीं मिलती उतना ही ज्यादा। अब आप याद रखिएगा कि जब हम कंपैरिजन करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड को और लेटर वैदिक पीरियड को, तो फैमिली चेंज हो जाएगी। इन द लेटर वैदिक पीरियड फैमिली का कंसेप्ट भी चेंज हो जाएगा। सो फैमिली वाज द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी इन पैट्रियार्कल इन नेचर, जो आज भी कहीं ना कहीं जिसके ऊपर चर्चा होता है कि इंडिया की सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल फैमिली से बिलोंग करती है। बट व्हाट वाज इंपॉर्टेंट दैट women enjoyed an equal power. And now we are today talk about what like we call as empowerment. We are like in a such a phase when we have everything, but still there is a need of empowerment of women. कि क्या विमेन को एम्पावर किया जाए। तो अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड के साथ कंपैरिजन करते हैं लेटर वैदिक पीरियड को, तो इस पीरियड के अंदर एक अच्छी खासी एम्पावरमेंट देखने को मिली, जहां पे विमेन को बहुत कुछ मिलता था, जिसमें उसको ये इजाजत थी कि वो सभा में आ सकती है, समिति के अंदर आ सकती है। मैरिज वॉज यूजुअली, अब ऐसा नहीं है कि 5-6 रखा जाए, मोनोगैमियस हुआ करता था, एंड इन डिसॉल्वेबल जो है वो हुआ करती थी। बट देयर आर अ फ्यू इंस्टेंस ऑफ पोलैंडरी, यानी कि बड़े लोग जो हैं वो एक से ज्यादा शादी भी करते थे। मैरिड टू ए ब्रदर विडो, ये भी एक ऑप्शन था, एंड विडो रीमैरिज मैरिज भी हमें देखने को मिली। सो इट क्लियरली शोज दैट कि यहाँ पे वुमेन की हालत बिल्कुल खराब नहीं थी। प्री का क्वेश्चन बन सकता है, होपफुली अब याद रखिए। आज के साथ कंपैरिजन कर लीजिए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी वुमेन बहुत अच्छी खासी थी। इन द अर्ली वैदिक पीरियड बहुत अच्छी थी। अगर विमेन का जो स्टेटस डिग्रेड हुआ है, इट एक्चुअली स्टार्टेड इन द एरा ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड। उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो डिग्रेड होता गया। यहाँ पे कोई भी हमें चाइल्ड मैरिज का कंसेप्ट नहीं मिलता है। बहुत अच्छी बात, आज इंडियन सोसाइटी में हम लोग पढ़ते हैं, भारत की समाज के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी हम जो फेस कर रहे हैं, दैट इज चाइल्ड मैरिज, अर्ली चाइल्ड मैरिज। यहां पे अगर आप देखेंगे, बोथ डाउरी एंड ब्राइड प्राइस वेयर रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। कम हुआ करती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत एक्यूट थी जिससे खतरा पैदा हो। थ्रू आउट द वैदिक पीरियड एजुकेशन वाज इंपॉर्टेंट। ऑरली हुआ करती थी, रिटर्न नहीं होती थी, लेकिन एजुकेशन होती थी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दे एंजॉयड द चैरिट्स, रेसिंग हुआ करती थी। रिक्रिएशनल फैसिलिटी के ऊपर बोथ मैन एंड वुमेन वेयर ऑर्नामेंट्स, खूबसूरत भी दिखते थे। आर्यन लाउड म्यूजिक एंड प्लेड अ फ्लूट, ल्यूट एंड द हार्प। ये आपके 3 बन जाएंगे जो उन्होंने उस समय यूज किए हैं। तो ये आपका आर्ट एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव में मिलेगा। देयर आर रेफरेंसेस टू सिंगिंग एंड डांसिंग गर्ल। The peoples also delight in gambling. ये एक सारे काम वो लोग करते थे। इससे ये पता चलता है कि एक अच्छी खासी लाइफ गुजरी है। एक तो बात हो गई कंप्लीट। देखिए, बात समझने की जरूरत है, कितने पार्ट ऑफ सोशल लाइफ, देन वी हैव अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, देन जियोग्राफिकल एक्सटेंशन। सो वेरी इजी टू रिमेंबर। बेसिकली हमें पर्सपेक्टिव पता नहीं होता, इसलिए हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है याद करना। एंड जैसे ही आप पढ़ेंगे, इसको कंपैरिजन कर लीजिए लेटर वैदिक पीरियड, जो कि मैं क्लास नेक्स्ट हमारी जो है वो लेटर वैदिक पीरियड होगी, तो उसमें कंपैरिजन करेंगे, it will become a very easy to remember for a longer period of time. आइए जरा बात करते हैं इनकी इकोनॉमी की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब भी आप किसी के बारे में पढ़ते हैं तो पैसे की हालत क्या थी। देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे वो कुछ करेंसी वगैरह जो इस तरीके के काम नहीं, बड़ा सिंपल सा है। क्या क्या काम करते थे।
सबसे पहले आपको पता है कि मेटल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। द ब्रॉन्ज स्मिथ वेयर हाईली स्किल्ड हुआ करते थे, बहुत ज्यादा जो है स्टैचूज बनाए गए एंड प्रोड्यूस टूल बनाए जाते थे, वेपन्स बनाए जाते थे। दे वेयर मच मोर सुपीरियर टू दोज ऑफ द हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर से ज्यादा यहाँ पे वेपन्स थे। अब वेपन जब आपके पास होंगे तो आप एग्रीकल्चर ज्यादा कर पाएंगे, आप लोग बाकी के काम आपके लिए इजी हो जाएंगे। सो देयर वर आर्टिशन लाइक कारपेंटर हो गया, विवर्स हो गए, कॉबलर्स हो गए। तो मतलब प्रोफेशनलिज्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ये पूछा जाएगा कि कौन कौन होते थे। आर्यन फॉलो करते थे मिक्स्ड इकोनॉमी, बाद में जो भी हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमने भी इंप्लीमेंट की थी। एग्रीकल्चर प्लस पेस्ट्रोल इज इक्वल टू ए मिक्स इकोनॉमी इन विच दे जो आपके एनिमल्स वगैरह होते थे इज डोमिनेटेड। अगर आपके पास एग्रीकल्चर भी है और आपके पास कैटल रेयरिंग भी कर रहे हैं तो भाई आप वहां के सबसे ज्यादा अमीर तरीन लोगों में से हैं, क्योंकि यही दो चीजें जो है आपको प्रोडक्शन देंगी, जो आप सोल्ड करेंगे और आपका जो स्टैंडर्ड है वो हाई हो जाएगा। मोस्ट ऑफ देयर वॉर वेयर फाउट फॉर द काउ, ज्यादातर लड़ाइयां गाय के ऊपर होती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द वेल्थ, क्योंकि यही फॉर्म ऑफ वेल्थ जो होती थी वो यही होती थी, क्योंकि आप दूध लेंगे फिर घी बनेगा, ये सारी चीजें सोल्ड की जाती थी। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज वाज द काउ। एट द सेम टाइम सिक्के, दैट इज मोर मॉडर्न कॉइन्स वेर आल्सो देयर, गोल्ड कॉइन लाइक निष्का कहा जाता था, कृष्णाल एंड सतमान। आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने इसको कोई बीच में कभी बात की होगी। ये भाई है प्री का क्वेश्चन, अगर आप कर सकें तो प्लीज कर लीजिएगा। इसमें इकोनॉमी में बार बार वो क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जब हम आज की इकोनॉमी की बात करते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि रिसेंटली अगर आपने देखा भी होगा तो हमारी पार्लियामेंट के अंदर, असेंबलीज के अंदर बहुत ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं जो वैदिक टाइम से यूज किए गए और आज उनको वापस रिपीट किया जाता है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी उस समय थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग देयर इकोनॉमी पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप ये बता सकते हैं। उसके बाद अब यहां पे जरा देखिएगा एक और जो है दैट इज नोन एज गव्यति, यानी मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि हड़प्पा के अंदर में भी हमने किया था। ये पॉइंट इसके साथ यूज होगा होपफुली अगर पूछ चला। गोपति इज इक्वल टू किंग, गोरहाली टाइम, ये सारे जो टर्म्स हैं ये पूछे जाते हैं प्री के अंदर। लिव्ड इन दे फोर्टिफाइड मड सेटलमेंट हुआ करती थी, अच्छे घर होते थे, ऐसा नहीं है कि कच्चे हाउस हुआ करते थे। स्टेपल क्रॉप जो यूज करते थे यावा और जावा विच मींस मेंट बार्ली से बनाई जाती थी। सो होपफुली कि अगर यहां से भी प्री मीन का क्वेश्चन नहीं निकलता है तो मुझे ये लगता है कि फिर बहुत मुझे, बिकॉज मैंने बड़ा ही पॉइंट आउट करके वो क्वेश्चन पॉइंट्स निकाले, सो दैट लुक्स वेरी इजियर। बट रिमेंबर व्हेन वी आर गोइंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन हम थोड़ा सा इसको डेप्थ में भी जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ प्री के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। उम्मीद है जो बच्चे इस बार 2022 के लिए जा रहे हैं उनके लिए, और 2023 के लिए जा रहे हैं, भाई मेरी बात याद रखिएगा, पढ़ लीजिए एक बार, ट्रस्ट करिएगा, वापस आइएगा एग्जामिनेशन हॉल से, नंबर आपके पास है, डेफिनेटली यू विल फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक। बिकॉज मैंने बड़ा ही कंसाइज, बहुत ही शॉर्ट करके, ऐसा नहीं है कि लेंथी करने की। और वही चीज और भी आपको कह दूं, मेंस का अगर हम आंसर लिखेंगे भी तो यार 250 या 150 में हमने लिखना पड़ता है। अगर हमारे पॉइंट सही होना तो ये भी मोर देन इनफ है। बट टीचर किस तरीके से गाइड करता है, क्योंकि अभी तो हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस जा रही है, जब आप मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे लाइव क्लासेस के लिए, यकीन मानिए जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 15 से, आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। ये सारी चीजें ऑलरेडी आप जानते होंगे तो मेरे लिए भी बड़ा ईजी रहेगा, और क्योंकि हम स्टार्ट भी एनसीईआरटी से कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इनकी रिलीजन की बात कर लूं, अब रिलीजन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी कहानी इर्द गिर्द जो घूमती है, आज भी रिलीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने हड़प्पा के अंदर कोई इतना खास रिलीजन के ऊपर बात नहीं की, क्योंकि हमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिली। बट ऋग्वेदा में हमें यह पता चला दैट देयर वर 33 गॉड्स दैट टाइम हु वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में डिवाइड थे। पहले को कहा जाता है वरुणा, सेकंड वन इज नोन एज सूर्य, थर्ड वन इज नोन एज अदिति एंड सवत्री, वे आर हेवनली गॉड्स। उसके बाद आपका हो जाता है इंद्र, रुद्रा, मॉर्क्स, एक्स्ट्रा वेयर लाइक दीज वेर द गॉड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। वेयर द एटमॉस्फेरिक गॉड लाइक अग्नि, सोमा, पृथ्वी, वेयर अर्थली गॉड्स, यानी हर एक गॉड को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। सो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू, ये याद रखिएगा, प्री का क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ऋग्वेदिक पीरियड के बाद जब हम लेटर वैदिक पीरियड में जाएंगे तो वे बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, इनको अलग कर दिया जाएगा। द आर्यन, इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा रिलीजियस टाइप के थे। द आर्यन प्रेस्क्राइब्ड द नेचुरल फोर्सेस, लुक्ड अपॉन देम एज अ लिविंग बीइंग, जो भी नेचुरल की चीजें थी उनको पूछते थे। डिड नॉट बिलीव इन द इरेक्टिंग अ टेंपल्स और आइडल वर्शिप इन ओपन एयर थ्रू द यज्ञास। सनी पर्टिकुलर ये टेंपल है, इसी में है, तो खुले जहां पे मौका मिला
यजनास का कंसेप्ट इसलिए, तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमें रिजिड टाइप ऑफ रिलीजन नहीं मिला, लेटर पीरियड में यही रिलीजन बहुत रिजिड हो गया। ये बात क्लियर याद रखिएगा। समय के साथ धर्म बहुत ज्यादा रिजिड कर दिया गया, जो कि छोटे इंसान के लिए उसके जो एलिमेंट्स थे उनको फुलफिल करना बहुत मुश्किल था। सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा हो गए, गॉड को पूछना बहुत मुश्किल हो गया। सो ये चीजें स्टार्ट हुई, होपफुली हम जब पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड होपफुली हमने बड़ा शॉर्टर पीरियड में मैंने आपको एक पूरा ग्रुप बताया। अगर आप में से कोई कैंडिडेट हमारे नए बैच के साथ जुड़ना चाहता है, जो कि 15 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एनसीईआरटी, जिसमें स्टैंडर्ड बुक्स आपको कंप्लीट पढ़वाई जाएंगी 15 ऑफ जून से, अगर आप जानना चाहते हैं इस कोर्स की फीस और आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, और अलग अलग एजुकेटर आपके साथ जो टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं, इसमें आपको कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस कवरेज करवाई जाएगी, लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस, एनसीईआरटी प्रीलिम टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, 1-to-1 इंटरेक्शन आपके टीचर के साथ होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही कॉल कीजिएगा। ये आपकी क्लासेस जो है वो पोर्टल पे होंगी। क्लासेस स्टार्ट 15 से हिस्ट्री से स्टार्ट हो रही हैं, जहां पे मैं शुरुआत करूंगा, और पहले मैं आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करवाऊंगा और उसके बाद फिर हम स्टैंडर्ड लेवल पे जाएंगे। ट्रस्ट मी, आई विल बी देयर, पर्टिकुलरली मैं ही कवरेज कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कोई तकलीफ ना आए। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगा। सो अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट जुड़ना चाहता है, कॉल 9541942391। रिमेंबर वन थिंग, रजिस्ट्रेशन इज अ मैंडेटरी। अगर आप इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। थैंक यू सो मच, and thank you for being a part of Wings Ek Udan. Stay safe and stay blessed. See you tomorrow with the second part of this Vedic period. Till then, bye bye. Have a great day. Do share your feedback as well.